Hello everyone, welcome back to our channel. So our today's video session is based on previous year questions. आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा जो इस प्रीवियस वीडियो लेक्चर था वो उसमें हमने एपोप्टोसिस को डिस्कस किया था. तो आई हैव ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एपोप्टोसिस जो आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को लिया है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को आई हैव स्किप जिसमें आपको थोड़ा कैंसर बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए. ओके, so if you haven't watched those videos you can watch and then you can solve these questions. Okay, so let's start. Okay, so here we have some questions. So I have tried to cover most of the questions on apoptosis. Okay, so the first question is CED9 gene appears to be a binary switch that regulates cell survival and apoptosis in nematodes. Considering that CED9 protein can bind to and inactivate CED4, which of the following would lead to apoptosis? So I repeatedly told you कि आप लोग जो pathways हैं और CED9 जो है वो किसमें आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो नेमेटोड्स. तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो इसी पे बेस्ड था. ठीक है, किस पे हमने देखा था सी एलिगेंस वर्सेस मैमल्स, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है दोनों में पूछे जाते हैं, सी एलिगेंस में भी और मैमल्स में भी, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और अपोप्टोसिस में तो फिर कैंसर से भी लिंक करके क्वेश्चंस आते हैं. तो ये टॉपिक ज्यादा टाइम आपका नहीं कंज्यूम करेगा और इसमें क्वेश्चंस जो है तो इनपुट आउटपुट रेशियो का काफी ज्यादा है. ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन है कि CED9 जीन अपीयर्स टू बी अ बाइनरी स्विच. ये एक बाइनरी स्विच की तरह काम करता है. बाइनरी स्विच मतलब CED9 gene, इट एक्ट्स एज अ बाइनरी स्विच. मतलब ये एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म दोनों में ही क्या करता है, सेल डेथ को और सेल सर्वाइवल को रेगुलेट करता है. सेल की सर्वाइवल और डेथ, इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अपॉप्टोसिस, दैट इज प्रोग्राम सेल डेथ. ठीक है, ये दोनों ही चीजों को ये रेगुलेट करता है. ओके, CED9 जीन, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक बाइनरी स्विच की तरह काम करता है जो डिसाइड करता है द चॉइस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ एट द सेलुलर लेवल. ओके, तो यहाँ पे CED9 की बात की गई है और कंसिडरिंग दैट CED9 प्रोटीन कैन बाइंड टू एंड इनएक्टिवेट CED4. तब इसके लिए हमने एक पाथवे डिस्कस किया था. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है एपोप्टोसिस का, जो सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने सी एलिगेंस वर्सेस मैमल्स में डिस्कस किया है कंपैरेटिवली, उसमें हमने कुछ पाथवेज को देखा था. तो आई रिपीटेडली सजेस्ट यू टू रिमेंबर दैट पाथवे. वो पाथवे अगर सिंपल सा आप लोगों को याद है तो उस सिंपल पाथवे के बेसिस पे ही आप लोग डायरेक्ट 4 मार्क क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. बट हाँ, उसको रटना नहीं है, उसके बीच में जो रिलेशन है, वहां जो जीन्स हैं, जो प्रोटीन है, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको आपको समझ के याद करना है. तो यहाँ पर लेट मी ड्रॉ व्हाट वाज दैट पाथवे. So this is the pathway I was talking about. So what is this pathway? You have to understand the relation between. हमने देखा था कि सी एलिगेंस में जो अपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है उसमें कुछ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं.
जैसे कि EGL1 जीन, CED9 जीन, CED4 जीन एंड CED3 जीन, ये 4 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इनके बीच का रिलेशन आप लोगों को समझना है। जैसे कि EGL1 जो है ये क्या कर रहा है, यू कैन सी ये EGL1 जो है ये इसको CED9 को इनएक्टिवेट कर रहा है, CED9 जो है वो CED4 को इनएक्टिवेट कर रहा है, CED4 जो है वो CED3 को एक्टिवेट कर रहा है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। CED9 की अगर हम बात करें तो ये होता है एंटी अपोप्टोटिक, ठीक है, यानी ये किसके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट फॉर सेल सर्वाइवल, ओके। और CED4 जो और 3 हैं ये किसके लिए जरूरी हैं, अपोप्टोसिस के लिए। तो सिंपल सी चीज आपको ये याद रखनी है कि इफ अ सेल वांट्स टू सर्वाइव, अगर एक सेल को सर्वाइव करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, CED9 एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, CED4 और CED3 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा अगर आप रूल ध्यान रखें, जैसे कि ये 2 सेल्स हैं, ओके, और अगर इस सेल को सरवाइव करना है तो इसके पास कौन कौन से जीन्स एक्टिव होने चाहिए, CED9 जो है ये एक्टिव होना चाहिए, और जो आपका CED4 और 3 जो है वो क्या होने चाहिए, इनएक्टिव होने चाहिए। क्यों, अभी हमने देखा CED9 एंटी अपोप्टोटिक है, मतलब वो सेल डेथ को प्रिवेंट करेगा, सेल की डेथ नहीं होने देगा, मतलब सेल सर्वाइव करेगी। तो इफ अ सेल वांट्स टू सर्वाइव, CED9 जो है वो क्या होना चाहिए, आपका एक्टिव होना चाहिए, और CED4 और 3 जो है वो इनएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये दोनों CED4 और 3 ये अपोप्टोसिस कॉज करते हैं, यानी कि सेल की डेथ कॉज करते हैं। अगर एक सेल की डेथ होनी है, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस या एज अ पार्ट ऑफ समथिंग एल्स, तो इस अगर यहाँ पे सेल की डेथ होनी है तो फिर हमारे हमारे पास कौन से जीन एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास CED4 और CED जो 3 है ये होना चाहिए एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, और जो CED9 है ये कैसा होना चाहिए, ये इनएक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। तो सिंपल सा रूल आपको ध्यान रखना है, इफ अ सेल वांट्स टू सर्वाइव, फॉर सर्वाइवल ऑफ सेल CED9 शुड बी एक्टिव, ठीक है, और जब तक CED9 एक्टिव है ये क्या करेगा, CED4 और 3 को ब्लॉक करेगा, ओके। लेट मी क्लियर दिस, वेट अ मिनट, ओके। तो दिस सेल is supposed to survive, and for that CED4 and CED3 ये कैसे होने चाहिए आपके, ये इनएक्टिव होने चाहिए। और कौन इनको इनएक्टिवेट करेगा, क्यों इनएक्टिव होना चाहिए, दोनों प्रो अपोप्टोटिक हैं, दे कॉज अपोप्टोसिस, दे कॉज सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। व्हेनेवर आई से सेल डेथ, तो व्हाट डज दैट मीन, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, नॉट अ सिंपल सेल डेथ, क्योंकि हमने सेल डेथ के भी टाइप्स देखे थे, एक नेक्रोसिस होता है, एक अपोप्टोसिस होता है। तो प्रोग्राम्ड वे में जो होता है दैट इज कॉल्ड अपोप्टोसिस, ये एक्सीडेंटल नहीं होता है, ओके। तो इफ अ सेल वांट्स टू सर्वाइव, सिंपली आपको एक सिंपल सा ये बस फंडामेंटल रूल ध्यान रखना है, क्योंकि CED9 और इस सब पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो CED9 एक्टिव होना चाहिए कब, व्हेन अ सेल वांट्स टू सर्वाइव, और जब उस एंड द सेकंड थिंग इज कि इफ अ सेल वांट्स टू सर्वाइव, तो CED4 और 3 जो है वो इनएक्टिव होने चाहिए। CED9 जब तक एक्टिव फॉर्म में है वो क्या करेगा, CED4 और 3 को इनएक्टिवेट कर देगा, एंड देन सेल विल सर्वाइव। कन्वर्सली अगर सेल की डेथ होनी है, सपोज एज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, जैसे हमने सी एलिगेंस में देखा था कि सी एलिगेंस में क्या होता है, कितने सेल्स की डेथ होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, 131 सेल्स, जो हर्माफ्रोडाइट सी एलिगेन होता है उसमें 131 सेल्स की क्या होती है, डेथ होती है, प्रोग्राम सेल डेथ। तो सपोज इस सेल को हमें किल करना है, द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, टिश्यू को शेप करने के लिए, ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पे डेथ के लिए क्या जरूरी है, CED4 और 3, ये दोनों ही जो आपके CED4 और 3 जीन है ये अपोप्टोसिस कॉज करते हैं, ये सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर द, दीज टू आर द सेंटर ऑफ अपोप्टोसिस, CED4 एंड 3, ठीक है, ये प्रो अपोप्टोटिक है, यही अपोप्टोसिस कॉज करते हैं। तो ये क्या होने चाहिए, एक्टिव। और
उस कंडीशन में इनको एक्टिवेट करने वाला जो CED9 है वो कैसा होना चाहिए, इनएक्टिव, क्योंकि CED9 जब तक एक्टिव है CD4 और 3 को एक्टिवेट नहीं होने देगा। तो और हमें सेल को किल करना है, तो किल करने के लिए सेल की डेथ के लिए क्या जरूरी है कि 9 जो इनएक्टिव हो और जो आपका 4 और 3 है वो एक्टिव हो। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कंसिडरिंग दैट CED9 प्रोटीन कैन बाइंड टू एन इनएक्टिवेट CED4, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CED जो 9 है वो क्या कर रहा है, ये जो CED9 है ये किसको इनएक्टिवेट कर रहा है, ये कर रहा है इनएक्टिवेट CED4 को। CED9 एंटी अपोप्टोटिक है, एंटी अपोप्टोटिक, और CED4 जो है वो प्रो अपोप्टोटिक है, अपोप्टोसिस कॉज कर रहा है। तो अब आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू अपोप्टोसिस, इसमें से क्या अपोप्टोसिस को लीड करेगा। तो पहला आपका जो स्टेटमेंट है, जो ऑप्शन है वो क्या है कि एक्टिवेशन ऑफ CED9 जीन। CED9 जीन को अगर आप एक्टिवेट कर दो, सपोज जो आपका CED9 जीन, इसको अगर आप क्या कर दें, एक्टिवेट कर दें, एक्टिव रहेगा, तो हमने क्या देखा, ये क्या करेगा, ये होता क्या है, ये होता है एंटी अपोप्टोटिक। एंटी अपोप्टोटिक का क्या मतलब है, ये सेल डेथ को प्रिवेंट करेगा, इट विल प्रिवेंट सेल डेथ, और सेल डेथ का प्रिवेंट करेगा तो क्या होगा, सेल क्या करेगी, सेल विल सर्वाइव। ओके, तो अगर आप CED9 जीन का एक्टिवेशन कर दो तो ये तो अपोप्टोसिस नहीं होगा, ये तो एंटी अपोप्टोटिक है, दिस इज एंटी अपोप्टोटिक, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ CED3। अब हमने मैंने आप लोगों को जो अपोप्टोसिस का सेकंड लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या होता है। तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन अगर किसी जीन में हो जाए तो उसका मतलब क्या है, उसमें कोई जेनेटिक ऑल्टरेशन हो गया जिसकी वजह से उस जीन की जो एक्टिविटी है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और उससे जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेगा, या वो उतना एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ फंक्शन नाम से भी समझ में आ रहा है, लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शन का लॉस। तो CED9 जीन का जो अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो क्या होगा, CED3 अगर, सॉरी 9 नहीं 3, CED3 किसके लिए जरूरी है, CED3 जो है, जो प्रोटीन है वो किसके लिए जरूरी है, सेल के डेथ के लिए, अपोप्टोसिस के लिए। तो अगर इसी को हम इसका ही अगर इनएक्टिवेशन हो जाए तो क्या होगा, सेल डेथ नहीं होगी। हमने क्या देखा था कि सेल की डेथ के लिए क्या जरूरी है, CED3 जो है और CED9, यहाँ पे आप देख सकते हैं CED3 जो है वो कैसा होना चाहिए, अगर सेल की डेथ होनी है, अपोप्टोसिस, अगर इसका अपोप्टोसिस होना है इस पर्टिकुलर सेल का, तो CED3 कैसा होना चाहिए, CED3 तो एक्टिव होना चाहिए। लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो क्या अपोप्टोसिस होगा, नहीं होगा। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड इज लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ CED9 जीन। अब अगर CED9 जीन का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो क्या होगा, CED9 जीन कैसा है, एंटी अपोप्टोटिक है, और ये क्या करता है, इस पाथवे में आप देख सकते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस पाथवे। CED9 का ये क्या कर रहा है, CED4 को ब्लॉक कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है इसकी एक्टिविटी को। तो अगर CED9 जीन का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो ये क्या करेगा, अभी CED4 को इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा, इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा, और CED4 अगर इनहिबिट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि CED4 CED3 को एक्टिवेट करेगा और CED3 विल कॉज अपोप्टोसिस। यहाँ पे इस सिचुएशन में अपोप्टोसिस होगा व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ फंक्शन, और लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से CED9 जीन क्या हो गया, इनएक्टिव, और CED9 जीन इनएक्टिव है तो अब CED4 एक्टिव होगा, और CED4 एक्टिव है तो वो CED3 को एक्टिवेट करेगा, और CED3 क्या होता है, ये प्रोटीएज होता है, एंड दीज प्रोटीएजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम सेल डेथ और अपोप्टोसिस। ठीक है, तो थर्ड वन इज करेक्ट, दिस सिचुएशन विल लीड टू अपोप्टोसिस। तो ये सिंपल सी चीज अगर आप याद रखें तो ये इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ CED4। तो यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन, अगर CED4 का लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो इसमें क्या, ये क्यों रॉन्ग है। ठीक है, अब इसमें रॉन्ग को भी अगर आप पढ़ें तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे इसमें ये रॉन्ग कहाँ है, इस सिचुएशन में कि CED4 का फंक्शन लॉस हो जाए। आप देखिए CD, इस पाथवे में फिर से हम देखते हैं कि CED4 का फंक्शन अगर लॉस हो जाए तो CED4 इज द वन हु एक्टिवेट्स द CED3। CED4 क्या है, CED4 जो है आपका, ये क्या है, ये प्रोटीएज, इसको हम कहते हैं प्रोटीएज एक्टिवेटिंग
प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर, और ये एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है? सीईडी जो 4 है आपका, वो एक्टिवेट करता है सीईडी 3 को। तो जब सीईडी 4 में ही लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगा, इसी की एक्टिविटी नहीं रहेगी, तो फिर सीईडी 3 कैसे एक्टिवेट होगा? और अगर सीईडी 3 एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर अपोप्टोसिस भी नहीं होगा। ठीक है, दैट इज व्हाई द फोर्थ वन इज आल्सो इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज apoptosis during early development is essential for formation of different structure in C. elegans. Apoptosis is accentuated by CED3 and CED4 genes, which in turn are negatively regulated by CED9 and eventually EGL1. When compared to mammals, functionally similar homologue has been identified. Accordingly, which one of the following statements is not correct? तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना है कि कब करेक्ट पूछा है, कब नॉट करेक्ट पूछा है। चलिए ये भी अगर आप देखें, ये दोनों डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और इसमें आप देखें तो दोनों सी एलिगेंस पे पूछे गए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, यू कैन सी व्हेन कंपेयर्ड टू मैमल्स, तो यहाँ पे सी एलिगेंस तो पूछा है। यहाँ पे भी आप एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, जो हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर था अपोप्टोसिस का सेकंड लेक्चर, उसमें मैंने आप लोगों को सी एलिगेंस के अपोप्टोसिस डिस्कस करने से पहले हमने डिस्कस किया था कि सी एलिगेंस जो है पर्टिकुलर किस फाइलम से बिलोंग करता है। कई बार आपको सी एलिगेंस मेंशन नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे नेमाटोड्स लिखा हुआ है, तो सी एलिगेंस क्या होता है? फाइलम नेमाटोडा से बिलोंग करता है, दे आर राउंड वर्म्स, नेमाटोड्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कंपैरेटिव क्वेश्चन है, सी एलिगेंस वर्सेस मैमल्स। ओके, सो इफ यू वांट टू, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, सी एलिगेंस वर्सेस मैमल्स, एंड देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं अपोप्टोसिस ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि अपोप्टोसिस जो है, सेल की डेथ सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि सेल में कोई डैमेज है या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन है और देयर इज सम इंजरी। सेल डेथ अर्ली डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से सेल्स बहुत सारी जब डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, जैसे हमने सी एलिगेंस में देखा था, हर्माफ्रोडाइट जो सी एलिगेंस होते हैं उसमें अराउंड 1090 टोटल ये सोमैटिक सेल्स बनती हैं। ठीक है, और इन टोटल ये टोटल सोमैटिक सेल्स हैं जो डेवलपमेंट की प्रोसेस में बनती हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी सोमैटिक सेल्स सर्वाइव नहीं करेंगी, कुछ सोमैटिक सेल्स को धीरे धीरे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और एलिमिनेशन कैसे होगा? उनको किल करके। और किलिंग कैसे होगी? अपोप्टोसिस। और ये किलिंग जो है वो रैंडम नहीं हो रही है, वो एक तरीके से प्रीडेस्टिन्ड किलिंग है, पहले से डिसाइड किया जा रहा है। और ऑलमोस्ट सभी सी एलिगेंस में जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं उनमें, खास करके हम उनकी बात कर रहे हैं, उनमें भी होती है जो मेल्स सी एलिगेंस है। तो यहाँ पे इनमें से हमने देखा था कि 131 जो सेल्स हैं इनका क्या होगा? अपोप्टोसिस, यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। 131 जो सोमैटिक सेल्स हैं इसमें इनकी डेथ हो जाएगी। और आपका जो एडल्ट सी एलिगन होगा, हर्माफ्रोडाइट सी एलिगन, उसमें फिर अराउंड आपकी 959 सोमैटिक सेल्स जो है वो रिमेनिंग होती हैं। तो जो प्रॉपर जो एडल्ट बनता है उसमें ये काट छाट के 131 सेल्स को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। तो अर्ली डेवलपमेंट का पार्ट भी होता है अपोप्टोसिस। अब ये एसेंशियल क्यों है? प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन सी एलिगेंस। अपोप्टोसिस इज एक्सेंचुएटेड बाय CED3 और CD4। कौन अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? CED3 एंड 4। एक्सेंचुएशन मतलब एक काइंड ऑफ उस प्रोसेस को इंटेंसिफाई करना और एम्फसाइज करना उस प्रोसेस को। ठीक है, तो CSIR sometimes use these difficult words. तो apoptosis is accentuated by CED3 and CED4 genes। तो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे डायग्राम में कि CED4 और CED3 जो है, ये CED4 और CED3 ये क्या करते हैं? apoptosis कॉज करते हैं। तो विच इन टर्न, अब ये जो CED4 और CED3 है उनको रेगुलेट कौन कर रहा है? नेगेटिवली रेगुलेटेड बाय CED9। तो CED9 इनको रेगुलेट कर रहा है। इस पाथवे में आप लोग राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि ये CED9 रेगुलेट कर रहा है। कैसे? वो CED4 को इनहिबिट कर रहा है और इस तरीके से वो रेगुलेट करता है। अब CED4 नहीं रहेगा तो CED3 का भी एक्टिवेशन नहीं होगा। तो CED3 and 4 which in turn are negatively regulated by CED9, और CED9 को इवेंचुअली कौन रेगुलेट कर रहा है? EGL1। ठीक है, when compared to mammals functionally similar homologs has been identified।
तो अगर आप मैमल से कंपेयर करें तो कुछ सिमिलर होमोलॉग्स, तो होमोलॉग्स को हमने डिस्कस किया था। होमोलॉग्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने मैमल्स में पढ़ा था और सी एलिगेंस में पढ़ा था, तो दोनों में हमने डिस्कस किया था कि कौन से जीन्स जो हैं वो होमोलॉग्स होते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। फंक्शनली सिमिलर होमोलॉग हैज बीन आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंगली विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहले हम उन होमोलॉगस जीन्स की बात करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए इन जीन्स के बारे में क्या होमोलॉजी होती है, क्योंकि होमोलॉजी पे क्वेश्चंस जो हैं अगर पूछे गए हैं, जहां जहां से हर क्वेश्चन आपको एक पैटर्न बताता है कि क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था, बट लेट मी इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपके पास इसकी डिटेल होनी चाहिए कि किस तरीके से इसमें कौन से होमोलॉग्स होते हैं। So if you haven't watched that video, let me give you a brief description of that, और बाद में आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर तीन तरीके के यहाँ पे ये आपके जीन्स होते हैं, रेगुलेटर, अडेप्टर और इफेक्टर। ठीक है, रेगुलेटर, अडेप्टर और इफेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर लेट मी सी एलिगेंस में हम देखेंगे कि कौन से होते हैं ये रेगुलेटर, अडेप्टर, इफेक्टर, और दूसरा हम देखेंगे मैमल्स में या वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं ये रेगुलेटर, अडेप्टर और इफेक्टर। तो यहाँ पे रेगुलेटर जो होता है CED9 होता है। ठीक है, अडेप्टर जो है वो होता है CED4 और इफेक्टर जो होता है वो होता है CED3। ठीक है, वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर let me use some different colors so that you can understand the homology. Okay, and you can also write these genes down if you want, क्योंकि ये बहुत important है। तो CED9 का जो होमोलॉग होता है वर्टिब्रेट्स के केस में या हम मैमल्स के केस में बात करें तो BCL2 होता है। ठीक है, अडेप्टर की अगर हम बात करें तो अडेप्टर C एलिगेंस में होता है CED4 और यहाँ पर होता है APAF1। और अगर हम इफेक्टर की बात करें, इफेक्टर की अगर हम बात करें तो वो होता है यहाँ पर CED3 और यहाँ पर होता है कैस्पेज 9 और दूसरा कैस्पेज 3। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। You have to remember this. So these are all the genes involved. These are the proteins. ये genes के products हैं, ये जब capitals में हमने लिखा है ये these are the proteins. तो regulator, adapter और effector. So these are the general type of protein critical for the apoptosis or survival. तो यहाँ पे वी हैव यूज डिफरेंट कलर्स टू डेमोन्स्ट्रेट द होमोलॉजी। कौन कौन से होमोलॉगस है, होमोलॉगस किस किन टर्म्स में है, फंक्शनली ये होमोलॉजी शेयर करते हैं। फंक्शनल होमोलॉजी का मतलब क्या है कि ये दो, जैसे कि आपने देखा CED9 जीन है, BCL2 है, तो CED9 इज प्रेजेंट इन C एलिगेंस और ये दोनों क्या होते हैं, और BCL2 इज प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट। दोनों ऑर्गेनिज्म में एक ही काम करते हैं, मतलब CED9 जो काम C एलिगेंस में कर रहा है वही काम BCL2 वर्टिब्रेट्स में कर रहा है। और इनमें होमोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर आप C एलिगेंस में सपोज C एलिगेंस का कोई एम्ब्रियो है और उसमें CED9 जीन डिफेक्टिव हो गया, ठीक है, जैसे कि ये C एलिगेंस एम्ब्रियो है और इसमें क्या है आपका जो इसमें CED9 जो जीन है, लेट मी CED9 जो जीन है वो क्या है, उसमें कोई डिफेक्ट है, वो डिफेक्टिव है। ठीक है, तो अगर हम इस पे BCL2 ट्रांसफर करते हैं और BCL2 जो है वो किसका है, BCL2 जो है वो मैमल्स में प्रेजेंट है,
तो इनमें होमोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर आप इस ह्यूमन के मैमल्स के BCL2 को अगर आप वहां ट्रांसफर कर दें तो वहां जाके वो क्या करेगा, अपोप्टोसिस जो CD9 जीन डिफेक्टिव मतलब सेल की डेथ होगी, तो BCL2 क्या करेगा, सेल डेथ को प्रिवेंट करेगा, CD9 की जगह वो काम करेगा, जबकि वो मैमल से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि दोनों में होमोलॉजी है। कैसी होमोलॉजी? फंक्शन, सेम फंक्शनल होमोलॉजी है, सेम फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। वैसे ही CD4 जो C एलिगेंस में है और वर्टिब्रेट्स में जो APF1 है, ये दोनों क्या है, अडेप्टर प्रोटीन है और इनका भी सेम वही काम है। CD4 जो काम C एलिगेंस में करता है वही काम APF1 जो है वो वर्टिब्रेट्स में करता है। ठीक है, और इनके बीच जो सिमिलैरिटी होती है, फंक्शन सिमिलैरिटी या फंक्शन होमोलॉजी जो है वो काफी स्ट्रांग होती है। जैसे कि हमने देखा कि ह्यूमन BCL2 को अगर आप C एलिगेंस के एम्ब्रियो में पुट कर दें तो ये क्या करेगा, C एलिगेंस, अगर सपोज एक C एलिगेंस का एम्ब्रियो है, वहां पे अगर आपने इसको डाल दिया तो ये BCL2 है कि एंटी अपोप्टोटिक है, तो एंटी अपोप्टोटिक है तो ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा सेल डेथ को। ठीक है, चलिए तो हाँ, तो और नेक्स्ट जो इफेक्टर्स हैं, वेट अ मिनट, इफेक्टर्स, तो इफेक्टर्स का क्या रोल है, इन तीनों का रोल आप लोग समझ लीजिए। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में तो हमने डिस्कस किया ही है, बट इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग इट। तो रेगुलेटर क्या करता है, रेगुलेटर जो है, इसका द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग व्हाट इज द रोल ऑफ द रेगुलेटर। CD9 C एलिगेंस में और BCL2 जो है वो मैमल्स में या वर्टिब्रेट्स में, ये दोनों रेगुलेटर की तरह काम करते हैं और ये दोनों क्या है, सप्रेस करते हैं अपोप्टोसिस को। ठीक है, सप्रेस करते हैं मतलब ये इन द प्रेजेंस ऑफ सर्वाइवल फैक्टर ये अपोप्टोसिस को रोकते हैं। ठीक है, और इनका एक्टिव और इनएक्टिव होना डिसाइड करता है कि सेल विल चूज लाइफ और डेथ। ठीक है, तो ये रेगुलेटर्स हैं। अडेप्टर्स जो हैं जैसे कि CD4 और APF1, ये इंटरेक्ट करते हैं दोनों के साथ, ये रेगुलेटर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और इफेक्टर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और अगर कोई ट्रॉपिक फैक्टर एब्सेंट है, मतलब ट्रॉपिक फैक्टर या सर्वाइवल फैक्टर नहीं है, तो फिर ये क्या करेंगे, ये फिर प्रमोट करेंगे इफेक्टर को। सर्वाइवल फैक्टर ना होना मतलब कि सेल को सर्वाइव नहीं करना है, सर्वाइवल फैक्टर होगा तो सेल सर्वाइव करेगी। अगर सर्वाइवल फैक्टर नहीं है तो फिर अडेप्टर्स जो है वो क्या करते हैं, इफेक्टर को प्रमोट करते हैं, और इफेक्टर फिर क्या करते हैं, ये जो दोनों इफेक्टर्स हैं ये क्या करेंगे, सेल डेथ कॉज करेंगे। ठीक है, ये डेथ कॉज करेंगे, ये दोनों ही फैक्टर्स। जैसे CD3 है, CD3 चीफ प्रोटीएज है। ठीक है, किसका, C एलिगेंस में अपोप्टोसिस का, और कैस्पेज 9 और कैस्पेज 3 जो है ये प्रोटीएजेस हैं वर्टिब्रेट्स में जो सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नाउ वी कैन कम बैक टू द क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या है इसमें पूछा है आपसे कि अकॉर्डिंगली विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो रिजेम्बलेंस पूछा है, वही होमोलॉजी पूछी गई है कि CD4 resembles APF1, तो इस आप लोग इस डायग्राम को देखिए, सिंपली इसको आंसर कर सकते हैं। CD4 किसको रिजेंबल कर रहा है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, CD4 किसको रिजेंबल कर रहा है, APF1 को रिजेंबल कर रहा है, तो ये तो करेक्ट है। हमने क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। CD9 रिजेंबल BCL-XL, CD9 किसको रिजेंबल कर रहा है, अब यहाँ पे हमने BCL2 लिखा है, तो एक चीज मैं आपको और इसमें ऐड कर देती हूँ कि BCL2 क्या है, एक फैमिली है। ठीक है, और इस फैमिली में कई सारे ये प्रोटीन्स हैं, जैसे BCL2 है, BCL-XL है, तो ये भी BCL2 के जैसा ही काम करता है, ये दोनों ही एंटी अपोप्टोटिक है। तो CD9 जो है ये रिजेंबल करता है BCL-XL को, ये भी करेक्ट है, ये नहीं होगा, हमें रॉन्ग पूछा है। CD3 रिजेंबल कैस्पेज 3, तो CD3 आप देख सकते हैं, CD3 किसको रिजेंबल कर रहा है, कैस्पेज 9 और 3 दोनों को रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ये भी नहीं होगा, आपसे रॉन्ग पूछा है। और CD4 जो है वो रिजेंबल कर रहा है कैस्पेज 9 को। CD4 किसको रिजेंबल कर रहा है, CD4 तो APF1 को रिजेंबल कर रहा है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। कैस्पेज 9 को कौन रिजेंबल कर रहा है, CD3 रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, the cell death pathway in C elegans can be schematically represented as, यहाँ पे आपको एक सेल डेथ पाथवे दिया हुआ है, ये वही पाथवे है। देखिए आप इस पाथवे को याद कर लें अगर आप, तो कितने, अगर इसमें जो भी क्वेश्चन आए
तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे यही बात है कि EGL1 जो है वो इनहिबिट करता है CD9 को, CD9 CD4 को इनहिबिट करता है, CD4 जो है CD3 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज नॉट वन, दिस इज द साइन ऑफ ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे वही बात पे दिया हुआ है कि जो CED9 है वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है CED4 को, और CED4 जो है वो एक्टिवेट करता है CED3 को। So this is the pathway. Based on the above, which one of the following statements is true? So the question is asking about the true statement is the first. Okay, so first of all, you always have to figure that out कि true पूछा है या फिर false पूछा है। Okay, क्योंकि sometimes I have seen some students की true और false और correct incorrect they don't उसको पहले recognize नहीं करते हैं, and then even if they solve the question और वहां पे फिर गलत हो जाता है क्योंकि correct incorrect को अच्छे से देखा नहीं है। ठीक है, so first statement is a loss of function allele of CED9 would lead to survival of cells. यहाँ पे फिर से वही तरीके का क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे किया था, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। ठीक है, तो क्वेश्चंस में अगर आप देखिए तो काफी सिमिलैरिटी, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट अगर इसमें कंटेंट इतना है तो उसी में कुछ घुमा फिरा के आपसे पूछेंगे। ओके, अ लॉस ऑफ फंक्शन अलील ऑफ CED9 वुड लीड टू सर्वाइवल। तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखना है, लॉस ऑफ फंक्शन कीवर्ड्स आप किसी भी क्वेश्चन में और स्टेटमेंट जो दिए उसमें ध्यान रखिए। ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन किसका, CED9 को, और इससे क्या होगा, सर्वाइवल होगा सेल्स का, सिंपल सी चीज। चलिए, तो इन सिचुएशन को हम लिख लेते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि इस CED9 जो है इसमें क्या हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन। तो लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, सर्वाइवल होगा, सेल जो है वो सर्वाइव करेगी। दूसरा सिचुएशन, दैट नॉर्मली डाई, सेल जो है वो सर्वाइव करेगी। अगर लॉस ऑफ फंक्शन ना होता तो नॉर्मली क्या होती, डेथ होती है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। Second is the loss of function allele of CED9. CED9 once again, CED9 में क्या हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन। तो CED9 में अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो क्या होगा, इसकी वजह से आपको स्टेटमेंट दिया है ऑप्शन में कि एक्सेसिव सेल डेथ होगी, एक्सेसिव सेल डेथ होगी यहाँ पर। ठीक है, अगर CED9 में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, गेन ऑफ फंक्शन अलील ऑफ CED9। तो यहाँ पे जो CED9 है इसमें क्या हो जाए, अब यहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन की जगह गेन ऑफ फंक्शन। तो CED9 में अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव सेल डेथ, यहाँ पे भी सेल डेथ। दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज है, बस यहाँ पे लॉस कर दिया, यहाँ गेन कर दिया। चलिए, और फोर्थ क्या है कि नीदर लॉस और गेन ऑफ फंक्शन ऑफ CED9 वुड मेक एनी चेंज टू द सेल डेथ पाथवे। तो ये स्टेटमेंट तो ब्लंटली रॉन्ग है। वैसे जो ब्लंट स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखना है, हमने अभी डिस्कस किया कि अगर जीन में म्यूटेशन होगा, CED9 जीन जो है रेगुलेटर है, वही एक बाइनरी स्विच की तरह काम करता है कि सेल विल चूज लाइफ और डेथ। तो अगर इसमें अगर कोई म्यूटेशन हो, लॉस या गेन ऑफ फंक्शन हो, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल डेथ पाथवे में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट तो इज ब्लंटली रॉन्ग। चलिए हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। तो पहला है कि अ लॉस ऑफ फंक्शन अलील ऑफ CED9। CED9 में अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो तो सेल की क्या होगी, सेल सर्वाइव करेगी। हमने देखा पहले, तो आपको वही सिंपल सा फंडा याद रखना है कि CED9 क्या है, किसके लिए जरूरी है, सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सिंपल सी चीज, हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है, सेल के सर्वाइवल के लिए CED9 इंपॉर्टेंट है, और ये अगर एक्टिव होगा CED9 तभी सेल सर्वाइव करेगी। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सेल के सर्वाइवल के लिए क्या एक्टिव होना चाहिए, सेल की डेथ के लिए क्या एक्टिव होना चाहिए। तो सेल के सर्वाइवल के लिए CED9 एक्टिव होना चाहिए, और सेल की डेथ के लिए CED4 और 3 एक्टिव होने चाहिए। तो अगर इस CED9 में लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब अब ये इनएक्टिव हो जाए तो क्या होगा, सेल की क्या होगी, सेल सर्वाइव करेगी या फिर सेल की डेथ होगी। CED9 जो है वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब ये CED9 सपोज अब ये एक्टिव नहीं हुआ तो ये करता क्या है, ये जो पाथवे हमने देखा, ये पाथवे जैसे आपको बना हुआ है साइड में, ये जो क्वेश्चन में ही गिवन है, दिस पाथवे, क्या लिखा हुआ है इस पाथवे में, यहाँ पर कि CED9 will block
और इनहिबिट CD4, और फिर ये CD4 जो है तो C को है तो एक्टिवेट करता है। तो CD9 में सपोज अभी क्या हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो अब क्या होगा, ये CD4 को इनएक्टिवेट तो नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा इनएक्टिवेट। अब CD4 क्या हो जाएगा, ये तो एक्टिव हो जाएगा, और ये एक्टिव होगा तो ये किसको एक्टिवेट करेगा, CD3 को एक्टिवेट करेगा, और CD3 विल कॉज द डेथ ऑफ सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, लॉस ऑफ फंक्शन allele of CD9 would lead to survival of cell। यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो क्या होगा, डेथ होगी। किस तरीके से, इस प्रोसेस को समझा हमने, ठीक है। तो सर्वाइवल नहीं होगा, डेथ होगी, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलिए अब सेकंड और थर्ड, अब इनमें से कोई करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे अब देखते हैं सेकंड और थर्ड में क्या पूछा है कि अ गेन ऑफ फंक्शन अलील ऑफ CD9, अगर CD9 का गेन, वेट अ मिनट, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन allele of CD9 would lead to excessive death। अगर CD9 में लॉस ऑफ फंक्शन हुआ, सपोज यहाँ ये सी को हम समझते हैं, CD9 में लॉस ऑफ फंक्शन हुआ, लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो क्या होगा, अभी CD4 को इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इनएक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिव होगा CD9 तो ये इनएक्टिवेट करेगा CD4 को। इस जीन में म्यूटेशन हो गया, अब ये एक्टिव नहीं रहा, इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो गई, तो ये अब CD4 को इनएक्टिवेट नहीं कर पाएगा। CD4 क्या हो जाएगा, एक्टिव। CD4 विल एक्टिवेट द CD3 एंड इट वुड इवेंचुअली लीड टू सेल डेथ। तो ये दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे CD9 जीन में लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से एक्सेसिव सेल डेथ होगी, दिस इज करेक्ट। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, गेन ऑफ फंक्शन एलील ऑफ CD9, अगर CD9 में गेन ऑफ फंक्शन यानी नॉर्मल से अगर ज्यादा उसकी एक्टिविटी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, डेथ नहीं होगी, फिर तो सेल सर्वाइव करेगी, क्योंकि सेल के सर्वाइवल के लिए CD9 मस्ट बी एक्टिव, और सेल की डेथ के लिए CD4 एंड 3 मस्ट बी एक्टिव, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग आर लिस्ट ऑफ सम प्रोटीन्स। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स आपको दिए गए हैं, तो यू रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे आपको प्रोटीन्स अगर पूछा है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में तो आपको सारे प्रोटीन्स याद रखने हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कौन से प्रोटीन्स को आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर BCL2, BCLXL, A1 और बैक्स, ठीक है। तो हमने जो अपोप्टोसिस का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था BCL2 फैमिली के जो प्रोटीन्स हैं उनका क्या रोल है, ठीक है। उस लेक्चर को आप देख सकते हैं, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अपोप्टोसिस। और कुछ एग्जांपल्स मैं अभी भी आपको दे देती हूँ। उसमें दो तरीके के BCL2 जो है ये एक फैमिली होती है, ठीक है। अब BCL2 एक उसमें प्रोटीन भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से प्रोटीन्स के बारे में दिया हुआ है। BCL2 एक फैमिली है प्रोटीन्स की, वेट अ मिनट, BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जो BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन है ये रेगुलेट करता है, ये जो इस फैमिली में मोस्ट ऑफ जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं सेल डेथ को, अपोप्टोसिस को, या ऑटोफेजी में, ऑटोफेगी में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो कैसे रेगुलेट करते हैं, और इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स हैं BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स में, इसमें दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एंटी अपोप्टोटिक, एंटी अपोप्टोटिक जो अपोप्टोसिस प्रिवेंट करते हैं यानी सेल के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और इसका होमोलॉग सी एलिगेंस में कौन है, CD9। तो BCL2 फैमिली का नहीं, BCL2 फैमिली के स्पेसिफिक प्रोटीन का होमोलॉग है, सॉरी, ओके। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंटी अपोप्टोटिक और प्रो अपोप्टोटिक। तो प्रो अपोप्टोटिक का मतलब क्या हुआ, ये अपोप्टोसिस को प्रमोट करेंगे और ये अपोप्टोसिस को प्रिवेंट करेंगे। अब एंटी अपोप्टोटिक के और प्रो अपोप्टोटिक के आपको एग्जांपल्स याद रखना है। क्यों एग्जांपल याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक 4 मार्कर क्वेश्चन आप लोगों को इस पे पूछा गया है कि प्रोटीन्स कौन से हैं, और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एंटी अपोप्टोटिक नहीं है। एंटी अपोप्टोटिक नहीं है इसका मतलब क्या है, प्रो अपोप्टोटिक है, ठीक है। तो एंटी अपोप्टोटिक के हमने कुछ एग्जांपल्स पहले भी देखे हैं, तो आप लोग इसमें याद रखिए। BCL2 प्रोटीन है और फैमिली भी है, तो फैमिली के अंदर एक BCL2 प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो BCL2 और BCLXL ये दो एंटी अपोप्टोटिक हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों आपको गिवन है। और प्रो अपोप्टोटिक में फिर दो तरीके के होते हैं,
एक होते हैं प्रो अपोप्टोटिक BCL2 फैमिली में इफेक्टर प्रोटीन्स, इफेक्टर BCL2 फैमिली। ये इफेक्टर BCL2 फैमिली के एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल्स हैं बैक्स और बैक। अब इसका रोल हमने डिस्कस किया था जो अपोप्टोसिस का फर्स्ट लेक्चर है उसमें, ठीक है। इसका रोल भी पता होना चाहिए, कई बार इसमें भी दे देता है कि सपोज इसमें म्यूटेशन हो गया तो फिर क्या होगा। और दूसरा जो है दूसरा जो क्लास है वो है BH3 ओनली प्रोटीन। तो ये BH3 ओनली प्रोटीन क्या है, अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। बैड, बिम, बिड, नॉक्सा एंड प्यूमा, ठीक है। तो these are the some BCL2 family of proteins जो कि अपोप्टोसिस में प्रोग्राम सेल डेथ में इन्वॉल्व होते हैं। एंटी अपोप्टोटिक जो अपोप्टोसिस प्रिवेंट करते हैं, जो अपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, दे आर प्रो अपोप्टोटिक। तो BCL2, BCLXL, ठीक है। और इसमें भी दो, ये सारे प्रो अपोप्टोटिक हैं। दो कैटेगरी के भी होते हैं, इफेक्टर BCL2 और एक BH3 ओनली। BH3 जो है उसमें डोमेन प्रेजेंट होता है, जैसे कि जो BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स हैं उसमें कुछ डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। लेट मी क्लियर यू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। कभी आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन, सो यू मस्ट नो कि व्हाट इज दिस BH3। वेट अ मिनट। ठीक है, तो ये जो BCL2 फैमिली के जिन प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं उसमें ये कुछ आपके ये डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये होता है, ये चार डोमेन्स होते हैं, BH4 डोमेन, BH3 डोमेन और BH1 डोमेन एंड दिस वन इज BH2 डोमेन, ठीक है। तो ये चार डोमेन्स हैं। जो एंटी एपोप्टोटिक BCL2 और BCLXL हैं, इसमें ये चारों डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, 4, 3, 1 और 2। ऑल 4 डोमेन्स आर प्रेजेंट। लेकिन अगर हम प्रो अपोप्टोटिक की बात करें तो इनमें चारों डोमेन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जो ये इफेक्टर BCL2 फैमिली है, इसमें आपके BH4 को छोड़कर BH1, 2 और 3 प्रेजेंट होते हैं। BH4 नहीं होता है इसमें, किसमें? इफेक्टर BCL2 फैमिली में। और जो BH3 ओनली लिखा है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा डोमेन से प्रेजेंट होगा, ये BH3 डोमेन से प्रेजेंट होगा। बैड, बिम, बिड, नॉक्सा, प्यूमा, इन सब में सिर्फ एक BH3 डोमेन होता है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, कौन सा डोमेन तीनों सभी इन प्रोटीन्स में कॉमन होगा? BH3। ये BH3 सब में प्रेजेंट होता है, चाहे वो एंटी अपोप्टोटिक चाहे ये प्रो अपोप्टोटिक की दोनों क्लासेस। और जो BH3 ओनली है इसमें सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि कौन सा एंटी अपोप्टोटिक नहीं है। तो BCL2 तो है, यानी A नहीं होगा, B भी नहीं होगा, तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। और बैक्स जो है वो नहीं है, D नहीं है, तो D का यही एक ऑप्शन है, D ओनली। यानी कि CB क्या है, ये भी एंटी अपोप्टोटिक है। डी जो है बैक्स, अभी हमने देखा इसमें कि बैक्स क्या है, दिस वन, ये प्रो अपोप्टोटिक है, ठीक है। ये प्रोटीन्स आपको याद रखना है, 2 मार्कर्स में भी आ जाता है, 4 मार्कर्स में भी क्वेश्चन आता है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव आइसोलेटेड okay, wait a minute, let me clear this. Okay, the fifth question is, you have isolated a short chain polypeptide from a bacteria. आपने क्या किया, एक शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड को बैक्टीरिया से आइसोलेट किया और उसको एडमिनिस्टर किया एनिमल सेल्स इन कल्चर एंड इज डेमोन्स्ट्रेटेड टू गेट ट्रांसपोर्टेड। एंड क्या देखा कि इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड टू कॉज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन। तो एक हमने क्या लिया, शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड। शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड किससे लिया? बैक्टीरिया से। और इसको हमने कहाँ एडमिनिस्टर किया?
इसको हमने एडमिनिस्टर किया एनिमल सेल्स इन कल्चर, एनिमल सेल्स इन कल्चर, एंड हमने क्या देखा, डेमोन्स्ट्रेटेड टू गेट ट्रांसपोर्टेड। तो इसका हमने ये देखा कि ये जो शॉर्ट चेन पेप्टाइड है इसका क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ पे, टू माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये कॉज कर रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के डिसरप्शन को। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, ये जो शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड है बैक्टीरिया का, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर रहा है। तो ये आपको ये जो रिलेशन है ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के डिसरप्शन से क्या फर्क पड़ेगा सेल की डेथ पे। अगर आप लोग याद करें तो हमने डिस्कस किया था जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है अपोप्टोसिस का, उसमें कि अपोप्टोसिस मैमल्स में अगर हम बात करें तो दो तरीके के पाथवेज होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, कुछ सेल्स एक्सट्रिंसिक पाथवे को यूज करती हैं, कुछ सेल्स इंट्रिंसिक पाथवे। जैसे अगर आपको एग्जांपल पूछूं तो हमने देखा था कि जो न्यूरॉन्स हैं मैमल्स की, मैमलियन न्यूरॉन्स, ये कौन सा पाथवे, इनमें जो सेल डेथ होती है वो किस किस पाथवे के थ्रू होती है, वो इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू होती है। और जैसे अगर हम लिम्फोसाइट्स की देखें, सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को अगर आपको किल करना है तो इनको कैसे किल करते हैं, इनको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू किल किया जाता है। न्यूरॉन्स की डेथ इसलिए नहीं होती है कि डैमेज, लेकिन यहाँ लिम्फोसाइट से किल इसलिए होती है क्योंकि सेल्फ रिएक्टिव हो जाती है। बट पाथवे कौन सा यूज करते हैं, ये एक्सट्रिंसिक। न्यूरॉन्स जो है, डेवलपिंग नर्वस सिस्टम जो है एक्सेस में न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो आपके टारगेट सेल्स होती हैं उनसे रिलीज होने वाला सर्वाइवल फैक्टर तो लिमिटेड होगा। तो कुछ न्यूरॉन्स को उस डेवलपमेंट की प्रोसेस में एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके लिए इंट्रिंसिक पाथवे की हेल्प ली जाती है, और सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्सट्रिंसिक पाथवे की। ठीक है, तो यहाँ पे किस पाथवे को किस पाथवे में हमने माइटोकॉन्ड्रिया का रोल देखा था, इंट्रिंसिक पाथवे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रिंसिक पाथवे को उस पाथवे में, उस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। यू कैन वॉच दैट वीडियो, फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर है अपोप्टोसिस का, जिसमें हमने सारे पाथवेज को डिस्कस किया है। ओके, यू कैन वॉच दैट सो दैट यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पे क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के डिसरप्शन की बात हो रही है तो ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे, क्योंकि यहाँ इस पाथवे को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। चलिए, तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये जो पेप्टाइड है जिसको हमने इंसर्ट किया है, ये शॉर्ट चेन पेप्टाइड हमने लिया एनिमल सेल को, जो इन कल्चर में हमने इसमें एडमिनिस्टर किया, इंसर्ट किया, तो क्या देखा कि इसका ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का डिसरप्शन कर रहा है। दिस पेप्टाइड इज बीइंग कंसिडर्ड फॉर इट्स थेरापेटिक इफेक्ट्स। तो इसको कंसिडर किया जाता है इसके थेरापेटिक इफेक्ट्स के लिए, किस पे, कैंसर पे, एंड इज टू बी टेस्टेड फॉर इट्स एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, और इसको टेस्ट किया जाता है इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ मॉडल्स दिए गए हैं डिजीज के, फॉलोइंग इज टू बी टेस्टेड। तो ये जो पेप्टाइड है उसको हम टेस्ट करेंगे इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के लिए इन द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ डिजीज। तो यहाँ कुछ डिजीजेस के मॉडल्स दिए गए हैं, जैसे क्या मॉडल्स हैं, पहला केस है कि कैंसर हो उसमें APAF म्यूटेशन हो, और उसमें अगर आप इस शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड का इंसर्शन करो तो क्या होगा। दूसरा है कि कैंसर हो जिसमें बैक्स जीन्स में म्यूटेशन है, और उसमें अगर आप इस शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड का इंसर्शन करोगे तो क्या होगा। और तीसरा जो डिजीज है वो है कैंसर विद बैक जीन, उस और बैक जीन्स और बैक जीन ये क्या है, इनएक्टिवेटेड है। ठीक है, तो बैक जीन्स इनएक्टिवेटेड है इस कैंसर के केस में, और उसमें अगर हम इस शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड को इंसर्ट करें तो क्या होगा। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया इन सारे जीन्स के बारे में, इन सारे प्रोटीन्स के बारे में, APF1 क्या है, बैक्स क्या है, बैक क्या है। ठीक है, और इसके लिए आपको इंट्रिंसिक पाथवे अच्छे से पता होना चाहिए, because without understanding the pathway you cannot solve this question, क्योंकि इसमें आपको रोल पता होना चाहिए कि APF1 का क्या रोल है, आप बैक जीन का क्या रोल है, बैक्स जीन का क्या रोल है। ठीक है, तो देखिए यू कैन वॉच दैट फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे। और अभी मैं आपको ब्रीफ में, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी कैन हैव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, कि सपोज हम फर्स्ट केस लेते हैं कि APF1 में म्यूटेशन है। ठीक है, तो लेट मी
make a simple diagram so that you can understand what the question is basically asking. और ये questions कुछ भी difficult नहीं है, ये simple सी चीजें आपको याद रखनी है, that is all you have to do. और इसमें you can see क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल नेचर के, डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा गया है प्रोटीन्स पे, ओके. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको कुछ सिनेरियो दे देते हैं कि ये सिनेरियो है, अब बताइए इसमें म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, तो व्हाट विल हैपन. और यहाँ पे ये प्योरली, अब यहाँ पे हम सी एलिगेंस में नहीं पूछा, ये किस पे पूछा है क्वेश्चन, ये मैमल्स में आपको पूछा है. मैमल्स में भी किसमें आपको ये क्वेश्चन इंट्रिंसिक पाथवे पे पूछा गया है, ठीक है. तो इंट्रिंसिक पाथवे का आपको एवरीथिंग यू मस्ट नो अबाउट द इंट्रिंसिक पाथवे. चलिए तो देखिए यहाँ पर सपोज ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. तो कौन सी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये हमारी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है. और यहाँ पे क्या होगा, आईएमएस होगा. तो जैसे क्वेश्चन पहला जो डिजीज का मॉडल है कैंसर विद एपीएफ म्यूटेशन, तो हमने देखा था कि BCL2 और BCL-XL यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, BCL2 और BCL-XL, ठीक है. और यहाँ पे और भी कुछ प्रोटीन्स हैं, ये सब आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्स है, और इसी के साथ एक बैक भी प्रेजेंट होता है, ठीक है. अब इनका रोल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे क्या रोल है, माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ इतना ही रोल है कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम सी. ये साइटोक्रोम सी आईएमएस में होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन है, फिर आईएमएस होगा और फिर नीचे क्या होगी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो बैक्स के थ्रू कुछ ये बैक्स और बैक क्या करते हैं, दे मेक सम पोर लाइक स्ट्रक्चर इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू कुछ आयंस का फ्लो होता है, एंड द फ्लो ऑफ आयंस विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी. ये जो आयंस है ये क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे साइटोक्रोम सी के रिलीज को, कहाँ पे, साइटोसोल में. तो साइटोसोल में ये रिलीज हो गए, कौन, साइटोक्रोम सी. अब साइटोक्रोम सी का जो रिलीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अगर साइटोक्रोम सी ने, बस माइटोकॉन्ड्रिया का यही रोल है, साइटोक्रोम सी को रिलीज करना. माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप डिसरप्ट भी कर दो और साइटोक्रोम सी को आप एक्सटर्नली एक्सोजिनस आप प्रोवाइड करें साइटोक्रोम सी, तो माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्ट्रप्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों, एपोप्टोसिस होगा. क्यों, क्योंकि साइटोक्रोम सी जो है वो रिलीज हो रहा है साइटोसोल में. तो साइटोक्रोम सी जो है वो रिलीज हो गया. अब क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक और प्रोटीन जिसको हम कहते हैं APF1. तो ये APF1 जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है, और साइटोक्रोम सी जो है वो इससे जाकर के बाइंड करेगा. यहाँ पर ये साइटोक्रोम सी बाइंड करेगा किससे, इस APF1 से. अपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर AP1, प्रोटीज को एक्टिवेट करने वाला. यहाँ पे प्रोटीज कौन से हैं, अब ये APF1 जो है वो एक्टिवेट होगा, और ये कैस्पेज 9 को रिक्रूट करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा. कैस्पेज 9 जो है फिर कैस्पेज 3 को क्लीव करके इसको एक्टिवेट करेगा. यही दोनों क्या है, प्रोटीएजेस, और इसलिए APF1 का पूरा नाम क्या है, अपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर. और यही क्या करेंगे, डेथ कॉज करेंगे सेल. तो ये पूरी प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज नहीं होता यहाँ पर, तो क्या होता, साइटोक्रोम सी ना तो रिलीज होता और ना वो APF से बाइंड करता, और APF का एक्टिवेशन नहीं होता. APF का एक्टिवेशन नहीं होता तो कैस्पेज 9 एक्टिवेट नहीं होता, और 9 नहीं होता तो 3 नहीं होता, और 3 नहीं होता तो सेल की डेथ नहीं होती, अपोप्टोसिस नहीं होता. तो इस प्रोसेस में अगर हम देखें कि APF1 में अगर म्यूटेशन हो जाए तो व्हाट विल हैपन, यहाँ ये सारी प्रोसेस नहीं होगी आगे चलकर. और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि which of the following is likely to provide best effect, that is induce apoptosis. इनमें से कौन सी प्रोसेस apoptosis को इंड्यूस करेगी. तो अगर एक कैंसर की जो डिजीज, यहाँ पे जो मॉडल्स दिए गए हैं कि ये कैंसर है उसमें APF1 में म्यूटेशन है, तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि apoptosis होगा, क्योंकि ये APF1 ही अगर म्यूटेट हो गया तो कैस्पेज 9 का रिक्रूटमेंट ही नहीं होगा, ना ही कैस्पेज 3 का एक्टिवेशन होगा, ना सेल डेथ होगी. ठीक है, यहाँ तो apoptosis नहीं होगा. यहाँ पर अगर हम उस शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड को सेकंड केस में जो बैक्टीरिया हमने लिया है, अगर इस एनिमल सेल को जो कल्चर में लिया हमने, उसमें अगर एडमिनिस्टर करें, जिसमें हमने कौन सी डिजीज की बात कर रहे हैं, मॉडल जिसमें कैंसर है जिसमें म्यूटेशन, जहाँ पे
जो बैक्स जीन्स हैं उनका इनएक्टिवेशन हो गया। तो बैक्स जीन का रोल आप देख सकते हैं, बैक्स जीन का म्यूटेशन अगर हो जाए। और दूसरा क्या है, थर्ड क्या है, कैंसर वेयर बैक जीन्स आर इनएक्टिवेटेड। बी में लिखा है कि बैक्स जीन को अगर इनएक्टिवेट कर दो, और सी में लिखा है कि बैक जीन को। दोनों ही क्या है, ये दोनों ही प्रो अपोप्टोटिक हैं। प्रो अपोप्टोटिक का मतलब क्या है, प्रो अपोप्टोटिक का मतलब है कि अपोप्टोसिस कॉज करने वाले हैं, इनकी वजह से अपोप्टोसिस होगा। और अपोप्टोसिस में इनका रोल क्या है आप देख सकते हैं, ये दोनों इस तरीके से चैनल फॉर्म करते हैं जिसके थ्रू आयंस का फ्लो होता है, और आयंस का फ्लो साइटोक्रोम सी के रिलीज को ट्रिगर करता है साइटोसोल में, और साइटोक्रोम सी के रिलीज की वजह से ही एपीएफ जो है वो एक्टिवेट होता है। तो सपोज बैक्स और बैक में म्यूटेशन वो इनएक्टिवेट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने जिस शॉर्ट चेन इसमें हम किसको इंसर्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर, ये सपोज ये एक सिनेरियो है, कैंसर सेल है और उसमें ये सिचुएशन है, ठीक है। तो आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पे अगर आपने उस शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड को इंसर्ट किया इस पर्टिकुलर सेल में, और ये जो शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड है बैक्टीरिया का, वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रप्शन अगर हो गया तो फिर बैक्स और बैक का क्या रोल है, साइटोक्रोम सी का रिलीज। तो साइटोक्रोम अगर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो गई तो क्या होगा, भले ही बैक्स और बैक इनएक्टिवेटेड है जो कि साइटोक्रोम सी के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बैक्स और बैक के इनएक्टिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो गई, अब तो साइटोक्रोम सी का रिलीज हो जाएगा, और साइटोक्रोम सी का रिलीज हो जाएगा तो क्या होगा, एपीएफ1 एक्टिवेट, कैस्पेज 9 एक्टिवेट, कैस्पेज 3 एक्टिवेट, और फिर जो सेल डेथ होगी, अपोप्टोसिस होगा। तो ये जो बी और सी जो ये दोनों मॉडल्स हैं जहां पे कैंसर जो कैंसर का जो कैंसर में क्या है, इनएक्टिवेशन किस जीन में है, इन दोनों कैंसर के केसेस में बैक्स जीन और बैक जीन म्यूटेटेड है। हमने वो शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड बैक्टीरिया का इंसर्ट किया तो क्या होगा, अपोप्टोसिस जो है वो होगा। क्यों होगा, क्योंकि बैक्स और बैक जो है वो साइटोक्रोम सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इसका रिलीज साइटोसोल में हो, और साइटोसोल में अगर साइटोक्रोम सी का रिलीज नहीं हो रहा है तो अपोप्टोसिस नहीं होगा। तो उस हिसाब से तो बैक्स और बैक के इनएक्टिवेशन से अपोप्टोसिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों इनएक्टिवेट तो साइटोक्रोम सी कौन रिलीज करेगा। द रीजन इज कि इनके इनएक्टिवेशन के बावजूद अपोप्टोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उस बैक्टीरिया का जो शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड एडमिनिस्टर किया है इन पर्टिकुलर सेल्स में, तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का डिसरप्शन। अब साइटो मेम्ब्रेन का डिसरप्शन हो गया तो साइटोक्रोम सी कैन रिलीज, वो एपीएफ1 से बाइंड करके कैस्पेज 9 और 3 को एक्टिवेट कर सकती है, ठीक है। दैट इज व्हाई बी एंड सी इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी एंड सी। तो ये थोड़ा आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा इसके लिए, बिकॉज दीज आर 4 मार्क क्वेश्चंस एंड एनालिटिकल नेचर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि द इनिशिएटर कैस्पेज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग डेथ आफ्टर स्पेसिफिक एक्टिवेशन ऑफ TRADD इज। इनिशिएटर कैस्पेज, अगर आप लोगों को याद हो फर्स्ट जो अपोप्टोसिस का लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था कि 2 तरीके के कैस्पेजेस होते हैं, इनिशिएटर कैस्पेज और एग्जीक्यूशनर कैस्पेज। इनिशिएटर कैस्पेज और एग्जीक्यूशनर कैस्पेज। तो अगर आप लोगों को याद हो, इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया, यू कैन गो बैक एंड चेक दैट। हमने देखा कि कौन कौन से कैस्पेजेस आपके इनिशिएटर होते हैं और कौन से कैस्पेजेस आपके एग्जीक्यूशनर होते हैं। तो यहाँ पे इनिशिएटर नाम से ही पता चल रहा है, इनिशिएटर कैस्पेज का क्या मतलब है, जो प्रोसेस, जो अपोप्टोसिस की प्रोसेस है उसको इनिशिएट करें। और इसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे कि जो कैस्पेज आपका 8 और 9 ये क्या होते हैं, इनिशिएटर कैस्पेज, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे में होता है, 9 जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे में होता है। और एग्जीक्यूशनर जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो एग्जीक्यूशनर का भी हमने एग्जांपल देखा था 3, 6, 7। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि इनिशिएटर कैस्पेज जो है स्पेसिफिक एक्टिवेशन ऑफ TRADD। तो TRADD क्या है, ये है TNFR1 एसोसिएटेड डेथ डोमेन। तो ये एक तरीके का अडेप्टर प्रोटीन होता है, ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है। तो दिस वन कैस्पेज 8 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। Apoptosis refers to programmed cell death that is triggered by specialized intracellular proteases, जिनको हम क्या कहते हैं, कैस्पेजेस। क्यों कहते हैं कैस्पेज, C for
सिस्टीन, बिकॉज ये जो कैस्पेजेस हैं, प्रोटीजेस हैं, इनके एक्टिव साइट में सिस्टीन प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड, इसलिए सी फॉर सिस्टीन एंड एएसपी फॉर एस्पार्टिडिन। जिस भी प्रोटीन को ये क्लीव करेंगे उस प्रोटीन में कहां पे क्लीवेज करेंगे, आफ्टर एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यूज, और इसलिए इनका पूरा नाम क्या है, कैस्पेजेस। अब यहाँ पे फिर से आपको इंट्रिंसिक पाथवे पे क्वेश्चन आया है, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। क्या पूछा यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, एक्टिवेशन ऑफ फास्ट डोमेन, फास्ट लिगेंड। तो हमने अपोप्टोसिस के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि कौन सा इन्वॉल्व होता है इसमें, क्या ये इन्वॉल्व होता है फास्ट लिगेंड और फास्ट डोमेन, नो। ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में, ठीक है, तो दिस वन इज रॉन्ग। सेकेंड है इंट्रिंसिक पाथवे इज रेगुलेटेड बाय BCL2 फैमिली। तो हमने देखा कि BCL2 फैमिली के प्रोटीन्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे को, तो दिस वन इज करेक्ट। थर्ड है कंसिस्ट ऑफ अ की रेगुलेटर प्रोटीन APF1, यस इट इज करेक्ट, APF1। कौन कौन से यहाँ पे प्रोटीन आपको ध्यान रखना है, BCL2 इंट्रिंसिक की अगर हम बात करें, APF1 अभी यहीं पे हमने डिस्कस किया था। ये जो डायग्राम हमने देखा सी एलिगेंस और वर्टिब्रेट्स का, इसमें ये BCL2, APF1, कैस्पेज 9, कैस्पेज 3 सब क्या इंट्रिंसिक पाथवे के आपकी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो APF1 और कैस्पेज 9 और कैस्पेज 3, ये सारे क्या हैं आपके, ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स इंट्रिंसिक पाथवे के, एंटी अपोप्टोटिक या अडाप्टर प्रोटीन, और ये दोनों चीफ ये प्रोटीजेस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कैस्पेजेस, यही सेल डेथ कॉज करते हैं। APF1 अपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर, यानी कि इनको एक्टिवेट करने वाला, ठीक है। BCL2 एंटी अपोप्टोटिक, BCL2 पूरी फैमिली नहीं है, फैमिली में कुछ एंटी अपोप्टोटिक होते हैं, कुछ प्रो अपोप्टोटिक। BCL2 प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन्स, तो ये कुछ अपोप्टोटिक, प्रो अपोप्टोटिक होंगे, कुछ एंटी अपोप्टोटिक होंगे। थर्ड है कंसिस्ट ऑफ की रेगुलेटरी प्रोटीन APF1 विच इज अ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आप देख सकते हैं अभी हमने डिस्कस किया, क्या ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व है। APF1 कहाँ पे, ये तो साइटोसोल में प्रेजेंट है, ये इसके ऊपर प्रेजेंट होता है यहाँ पे BCL2 और BCLXL के साथ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। चलिए, तो ये भी रॉन्ग है जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है। फोर्थ है recruit procaspase 9 into the apoptosome and once activated caspase 9 cleaves and activates downstream executioner caspases। तो ये सारी चीजें हमने अब प्रोसेस के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस की हैं। देखिए क्या कह रहा है ये फोर्थ स्टेटमेंट कि प्रोकास्पेज 9 इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो प्रोकास्पेज 9 को एक्टिवेट करता है, रिक्रूट करता है। कहाँ पे रिक्रूट किया जाता है, रिक्रूटमेंट कहाँ पे होता है, अपोप्टोजोम में। ये अपोप्टोजोम है क्या, अभी देखते हैं। रिक्रूट्स प्रोकास्पेज 9 इनटू द अपोप्टोजोम एंड वंस एक्टिवेटेड, तो ये प्रोकास्पेज 9 को हम कहाँ पे रिक्रूट करते हैं, अपोप्टोजोम पे, और फिर अपोप्टोजोम क्या करता है इसको, ये इसको एक्टिवेट करता है, अपोप्टोजोम इसको एक्टिवेट करता है। और फिर कैस्पेज 9 जो है वो क्या करता है, ये क्लीव करता है, किसको क्लीव करता है, डाउनस्ट्रीम एग्जीक्यूशनर कैस्पेज। तो अभी हमने डिस्कस किया एग्जीक्यूशनर और इनिशिएटर कैस्पेज क्या होते हैं, वो एग्जीक्यूशनर कैस्पेज है, कैस्पेज यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे के केस में कैस्पेज 3। तो ये जो कैस्पेजेस होते हैं आपको ध्यान रखना है, सेल डेथ की नीड हमेशा नहीं होगी, तो ये जो कैस्पेजेस प्रोटीजेस हमेशा एक्टिव फॉर्म में नहीं होंगे, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये सारी चीज हमने we have discussed this in the first video lecture of apoptosis कि caspases they are not always active, they are present but in inactive form, और जब उनकी requirement होगी तो they will be activated। और activation कैसे होगा, उनके cleavage से होता है, ठीक है। कुछ का डाइमराइजेशन भी होता है, जैसे जो इनिशिएटर कैस्पेजेस हमने देखा था कि वो डाइमराइज होंगे, जो एग्जीक्यूशनर कैस्पेज है उनका क्लीवेज होगा और एक्टिवेशन होगा, दोनों का क्लीवेज होता है। प्रोकैस्पेज होगा, प्रोकैस्पेज 9 जो है वो पहले किसमें वो एक्टिवेट होगा तो क्या बनाएगा, कैस्पेज 9 बनाएगा, और फिर ये कैस्पेज 9 जो है वो किसको क्लीव करेगा, प्रोकैस्पेज को, और प्रोकैस्पेज 3 से कैस्पेज 3 बनाएगा, किसको क्लीव करेगा, तो कैस्पेज 3 को क्लीव करेगा, कौन, कैस्पेज 9, और फिर क्या बनाएगा, कैस्पेज 3, ये एक्टिव कैस्पेज, और यही क्या ये प्रोटीज है जो अपोप्टोसिस कॉज करेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। तो करेक्ट कौन कौन से आपके स्टेटमेंट्स हैं, बी एंड डी ओनली।
ठीक है। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं, कैस्पेजेस हैं, उनके बारे में एवरीथिंग यू मस्ट नो कि किसके आपस में कैसा रिलेशन है, कौन किसको एक्टिवेट, कौन किसको इनएक्टिवेट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। यहाँ पे फिर से आपको प्रोटीन्स दिए गए हैं, तो प्रोटीन्स आपको ध्यान रखना है। यू कैन अंडरस्टैंड बाय द नेचर ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से सारे प्रोटीन्स के अराउंड, और सिंपल क्वेश्चन जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन और 4 मार्कर क्वेश्चन है ये भी। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ प्रोटीन्स नोन टू बी एसोसिएटेड विद अपोप्टोसिस। कुछ प्रोटीन्स हैं जो अपोप्टोसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। देयर सब सेलुलर लोकलाइजेशन बट नॉट इन करेक्ट ऑर्डर एंड पॉसिबल रोल इन अपोप्टोसिस। तो कुछ चीजें आपको दी गई, प्रोटीन्स दिए गए हैं, उनका लोकलाइजेशन दिया है और रोल दिया है। ठीक है। तो मैच द कॉलम्स में कुछ ट्रिक्स भी आप यूज करते हैं। ठीक है, बट ट्रिक्स ऐसे नहीं यूज करना, आपको पहले उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ब्लंटली आपको गेस नहीं करना है, यहाँ गेसिंग का तो कोई वही नहीं है। यहाँ पे कुछ मैचेस अगर आप फाइंड कर लें तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है, घर पे तो आप सारे मैचेस को देखिए, एंड द एग्जाम हॉल यू आल्सो हैव टू सेव द टाइम। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन्स इफेक्टर का स्पेस। कौन सा इफेक्टर का स्पेस हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इफेक्टर का स्पेस यू कैन सी ओवर हियर CD3 in case of C. elegans और caspase 9 and caspase 3 in case of vertebrates। तो अभी ये टर्म्स अगर आए तो आई होप कि ये टर्म्स आपको क्लियर है। इफेक्टर का स्पेस और हाँ, इफेक्टर का स्पेस APF1 बैक्स, यानी किसकी बात कर रहे हैं, मैमल्स की बात कर रहे हैं। कौन सा पाथवे है ये, इंट्रिंसिक पाथवे की बात कर रहे हैं। तो इफेक्टर का स्पेस APF1 और बैक्स, इनका आपको लोकलाइजेशन कहाँ पे होते हैं और रोल बताना है अपोप्टोसिस में। तो ये तीनों ही कैस्पेज जो हैं इफेक्टर, यानी कि अगर हम कैस्पेज 9 और 3 इफेक्टर कैस्पेज हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं, अगर आप बताएं कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है 9 और 3, दे बोथ आर प्रो अपोप्टोटिक। दैट मीन्स अगर ये प्रो अपोप्टोटिक है, प्रो अपोप्टोटिक, तो व्हाट डज दैट मीन, दे प्रमोट अपोप्टोसिस। तो ए का क्या होगा, 1। ठीक है, अब ए का देखिए, इसमें तो 2 है, ये नहीं होगा, बाकी के सब में 1 है। चलिए सेकंड हम देखते हैं, पहले रूल देखते हैं, लोकलाइजेशन तो इजी है। APAF1, APAF1 जो है ये भी क्या करता है, अभी हमने देखा कि एपी अपोप्टोजोम, ये किस अपोप्टोजोम किससे बनता है, APAF1 से ही बनता है। यही एक हेप्टामर फॉर्म करता है, इसकी 7 यूनिट्स मिलके एक हेप्टामर फॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं अपोप्टोजोम। और यही अपोप्टोजोम फिर रिक्रूट करता है किसको, कैस्पेज 9 को रिक्रूट, प्रो कैस्पेज 9 को रिक्रूट करता है। प्रो कैस्पेज 9 से बनता है आपका कैस्पेज 9, और कैस्पेज 9 फिर प्रो कैस्पेज 3 को क्लीव करके बनाता है कैस्पेज 3। ठीक है, तो अपोप्टोजोम, ये भी APF1 भी क्या करेगा, अपोप्टोटिक, नाम क्या है इसका, अपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर, तो ये भी प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, बी का भी क्या होगा हमारा, ये प्रमोट, बी का भी 1 होना चाहिए। अब इन तीनों में से हमें देखना है, ये तो नहीं होगा, इसमें बी का 2 है, इसमें भी बी का 2 है, मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब सी देखते हैं, बैक्स। तो बैक्स का भी अभी हमने देखा, बैक्स यू कैन सी ओवर हियर, ये जो बैक्स है, और यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को, आई हैव रब्ड दैट पार्ट, जिसमें हमने देखा था कि कौन से प्रोटीन्स प्रो अपोप्टोटिक हैं और कौन से एंटी अपोप्टोटिक। तो ये लिखा भी हुआ है कि बैक्स और बैक क्या प्रो अपोप्टोटिक है। ठीक है, तो नाउ यू कैन टेल कि ये क्या करेगा, बैक्स ये भी प्रमोट करेगा, यानी सी का भी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो सिर्फ इसी के बेसिस पे सॉल्व हो गया। अब यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द लोकलाइजेशन, ए का सी है, इसका मतलब क्या है, इफेक्टर्स जो है वो कहाँ पे, साइटोसोल और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। बी का ए है, मतलब ये हमने देखा अभी इस डायग्राम में ही हमने देखा, इस APF1 यू कैन सी, APF1 कहाँ प्रेजेंट है, ये साइटोसोल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो लोकलाइजेशन भी आपको जहां जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है वो चीजें आपको यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड कि इस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन आता है। तो साइटोसोल में प्रेजेंट है, और सी जो है कहाँ पे, साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोसोल में भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। अब यहाँ पे तो सिर्फ पाथवे ही पूछा गया है, एंड दिस इज, दीज क्वेश्चंस आर सिंपल। अगर आपको सिर्फ याद है पाथवे तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ पाथवे। अभी हमने फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया, कई क्वेश्चंस में हमने इस पाथवे को देख लिया है। ठीक है, तो यू कैन सी कि हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस वन इज। यहाँ पे भी आपको इस क्वेश्चन में, वेट अ मिनट, जो थर्ड क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ये पाथवे दिया है CD943। चलिए अब इसमें आपको सिर्फ पाथवे
याद होना चाहिए और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप देखें CED4 EGL1 को ब्लॉक करता है, नहीं, हमने क्या बात में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि EGL1 जो है वो इनहिबिट करता है CED9 को, CED9 इनहिबिट करता है CED4 को, और CED4 एक्टिवेट करता है CED3 को, और अगर CED एक्टिव है तो apoptosis will take place। चलिए, तो वी कैन रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन तो पढ़ना होगा पहले, बिना क्वेश्चन पढ़े आपको डायरेक्टली नहीं करना है। तो इन C elegans, here we have the question, in C elegans activation of CED3 and 4 proteins are essential for apoptosis। ये दोनों क्या हैं? These 4 and 3, these are proteases। 4 जो है protease activating factor and CED3 is the chief protease। In addition, gain of function mutation in CED9 gene cause its protein to be made in cells that would normally die। तो अगर CED9 जीन में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? गेन ऑफ फंक्शन मतलब इसके प्रोटीन सब बनेंगे, ठीक है। और जब CED9 प्रोटीन बनेगा तो हमने क्या पढ़ा था? CED9 प्रोटीन का बनना या CED9 का एक्टिव होना मतलब सेल विल सर्वाइव। तो इट्स प्रोटीन टू बी मेड इन सेल्स दैट वुड नॉर्मली डाई, जिन सेल्स की नॉर्मली डेथ होनी चाहिए थी, सपोज वहां CED9 क्या होगा? जैसे सपोज ये एक सेल है और इसका डिसाइड हुआ है कि इस सेल की डेथ होनी चाहिए एज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट और वट एवर रीजन, इस सेल की अगर डेथ होनी चाहिए तो हमारे पास सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि CED4 और 3 हमें क्या चाहिए? ये दोनों हमें क्या चाहिए? ये एक्टिव चाहिए, ठीक है। और ये एक्टिव कब है? जब CED9 जो है वो क्या है? इनएक्टिव है। यही सिचुएशन होनी चाहिए अगर डेथ होनी है तो सेल की। अब ये अगर इनएक्टिव है तो ये क्या इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा, तो CED4 एक्टिव और 3 भी एक्टिव। अब क्या हुआ? CED9 में what is happening? gain of function mutation, gain of function mutation, तो इस ये एक्टिव हो जाएगा CED9। अब CED9 एक्टिव मतलब अब ये क्या करेगा? अब ये CED4 को ब्लॉक करेगा, और CED4 का ब्लॉक होना मतलब CED3 का ब्लॉक होना और सेल की डेथ नहीं होगी, अब वो सेल विल सर्वाइव, ठीक है। वही चीज लिखी हुई है कि CED gain of function mutation in the CED9 gene cause its protein to be made in cells, इसके प्रोटीन उन सेल्स में बनेंगे जहां पे क्या होनी थी? एक्चुअल में डेथ। और अब क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ दोज सेल्स। गिवन दीज फैक्ट्स, तो ये सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। गिवन दीज फैक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट अ सेल डेथ पाथवे? इसमें से कौन सा डायग्राम इज करेक्टली रिप्रेजेंटिंग okay, which one of the diagrams is correctly representing the correct cell death pathway? तो ये रिलेशन तो हमने देख लिया, EGL1 CD9 और 4-3 के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो CD4 क्या ब्लॉक करता है EGL1 को? नो, दिस वन इज रॉन्ग। EGL1 क्या CD4 को एक्टिवेट कर रहा है? एरो मतलब क्या? एक्टिवेशन। नो। CD4 3 को क्या ब्लॉक करता है? नो। CD3 क्या 9 को एक्टिवेट करता है? नो। ओके, चलिए, EGL1 जो है वो ब्लॉक कर रहा है CD9 को, तो ये तो करेक्ट है, जैसे हमने यहाँ भी देखा। CED9 इट विल इनहिबिट CED4, दिस इज आल्सो करेक्ट। CED4 अगर CED9 इनएक्टिव है तो किसको एक्टिवेट करेगा? CED3 को, एंड देन अपॉप्टोसिस विल टेक प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि CED9 अगर ये पाथवे एक्चुअल में ये रिलेशन को दिखा रहा है ऑर्गेनिज्म ये इन प्रोटीन्स के बीच में, ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सपोज EGL1 ने अगर CED9 को इनहिबिट कर दिया, CED9 ने 4 को इनहिबिट कर दिया, तो फिर कैसे ये पाथवे में अपॉप्टोसिस होगा? यहाँ पे एग्जैक्ट वो पाथवे नहीं, ये रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो CED3 अगर एक्टिव है तो ये फिर अपॉप्टोसिस विल हैपन, ठीक है। और जैसे कि इसमें क्या है, EGL1 ये एरो जो है वो क्या CED3 को ये एक्टिवेट कर रहा है। CED3 4 को कहाँ इनहिबिट करता है? 4 जो है वो 9 को कहाँ एक्टिवेट करता है? दिस वन इज आल्सो रॉन्ग, ठीक है। दिस वन इज करेक्ट आंसर। चलिए, 10th क्वेश्चन। So almost we are done with the questions. Okay, so this question is cells undergo apoptosis by two distinct and interconnected pathways, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट इंटरकनेक्टेड पाथवेज जिसको हमने डिस्कस किया था, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे इज एक्टिवेटेड बाय, एक्सट्रिंसिक क्यों कहते हैं? हमने देखा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर लीगेंड होता है यहाँ पे और इसकी बाइंडिंग होती है सेल सरफेस पे। यानी कि सपोज ये एक टारगेट सेल है और इसकी डेथ होनी है,
ठीक है। तो इसके लिए, इस सेल की डेथ के लिए जो स्टिमुलस है, जो सिग्नल है, वो कहाँ से आएगा? किसी दूसरी सेल से, ठीक है, किसी दूसरी सेल से वो सिग्नल आएगा, और इस यहाँ पे जो सिग्नल होगा तो यहाँ से आएगा, ठीक है। वो हमने डिस्कस किया था कि फास्ट लिगेंड होता है, और यहाँ पे इसके लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फास्ट रिसेप्टर्स। टीएनएफ फैमिली के रिसेप्टर्स होते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, ये किस फैमिली का है? टीएनएफ फैमिली का है, और लिगेंड भी टीएनएफ फैमिली के प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, वो वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो था अपोप्टोसिस का, उसमें हमने देखा था कि इस रिसेप्टर में फिर फर्दर कौन कौन से डोमेन्स वगैरह होते हैं, डेथ डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। ओके, तो ये कौन सा है आपका? एक्सट्रिंसिक पाथवे। दिस इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेनेवर एन अपोप्टोटिक स्टिमुलस एक्टिवेट जब करता है किसको? इंट्रिंसिक पाथवे को, तो जो प्रो अपोप्टोटिक बैक्स और बैक प्रोटीन्स हैं, ये क्या होते हैं? ये एक्टिवेट हो जाते हैं। बैक्स और बैक हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। यहाँ पे हमने बैक्स और बैक देखा था कि क्या करते हैं, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इंसर्ट होते हैं, इनके थ्रू आयंस का फ्लो होगा और साइटोक्रोम सी का रिलीज होगा साइटोसोल में, और साइटोक्रोम सी का जो रिलीज है साइटोसोल में, वो एपीएफ1 को एक्टिवेट करेगा, और एपीएफ1 के एक्टिवेशन की वजह से 9 और 3 एक्टिवेट होंगे, जो सेल डेथ कॉज करेंगे, ठीक है। ओके, सो सेम यहाँ भी वही चीज लिखी हुई है कि जब स्टिमुलस, अपोप्टोटिक स्टिमुलस आता है इंट्रिंसिक पाथवे में, तो प्रो अपोप्टोटिक बैक्स और बैक प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और किसका रिलीज होता है? साइटोक्रोम सी का। ये बैक और बैक्स वही कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उसमें ये बैक्स और बैक जो है वो बैक्स, बैक प्रो अपोप्टोटिक, और इनके थ्रू ये पोर्स फॉर्म, बेसिकली ये क्या करते हैं? ये आउटर मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाते हैं, इसकी परमिएबिलिटी को ऑल्टर करते हैं, जिसके थ्रू आयंस का फ्लो होगा, और आयंस का फ्लो होगा तो ये क्या है? आपका इंट्रामेम्ब्रेन स्पेस है, और ये क्या है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो आईएमएस से क्या होगा? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? साइटोक्रोम सी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये साइटोक्रोम सी जो है वो रिलीज हो जाएगा। साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इधर क्या है आपकी? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये साइटोक्रोम सी कहाँ पे रिलीज हो जाएगा? साइटोसोल में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और साइटोसोल में रिलीज होने के बाद हमने देखा कि एपीएफ1 को कैसे वो एक्टिवेट करता है। तो बैक्स और बैक के एक्टिवेशन की वजह से क्या इंड्यूस हो रहा है? साइटोक्रोम सी का रिलीज फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, लीडिंग टू कैस्पेज कैस्केड एक्टिवेशन। कौन से कैस्पेज कैस्केड का एक्टिवेशन हो रहा है? वही कैस्पेज 9 और 3 का, इन अपोप्टोसिस। इन सेल ए साइटोक्रोम सी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो इंजेक्शन। अब यहाँ पे एक सिनेरियो आपको दिया है कि हमने दो सेल्स को लिया, वेट अ मिनट, हमने लिया दो सेल्स को, एक सेल ए है और दूसरी है सेल बी, ठीक है। सेल ए और दूसरी सेल बी, ठीक है। तो इन दोनों सेल्स में अब हम क्या कर रहे हैं? माइक्रो इंजेक्शन दे रहे हैं, किसका? सेल ए में हम साइटोक्रोम सी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों में ही हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, किसका? यहां पर हम साइटोक्रोम सी का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और बी में भी हम साइटोक्रोम सी का ही इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बट बी में क्या है? एक सिचुएशन और है कि यहाँ पे बट बैक्स एंड बैक आर इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड, ठीक है। अब ये सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है, तो इसका रोल हमें पता होना चाहिए। इसका रोल क्या है? ये दोनों ही प्रो अपोप्टोटिक है। प्रो अपोप्टोटिक का मतलब क्या? अपोप्टोसिस को प्रमोट करने वाले प्रोटीन्स हैं, बैक्स और बैक। तो हमने क्या दिया? दो सेल्स लिया है, सेल ए और सेल बी, और सेल ए में और बी में दोनों में हमने साइटोक्रोम सी का माइक्रो इंजेक्शन दिया, ठीक है। सेल ए में भी दिया और हमने सेल बी में भी दिया। इन सेल ए साइटोक्रोम सी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो इंजेक्शन, whereas in cell B cytochrome C is introduced by micro injection, but backs and back are inactivated. तो अभी हमने डिस्कस किया कि बैक्स और बैक का क्या रोल है, इसके एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन से क्या फर्क पड़ जाएगा। अभी हम अगर नॉर्मल सिनेरियो की बात करें, हमने कोई माइक्रो इंजेक्शन नहीं दिया, सपोज सिर्फ क्या हुआ कि बैक्स और बैक का इनएक्टिवेशन हो गया, तो आप खुद से इक्वेशन करके देख सकते हैं कि बैक्स और बैक का इनएक्टिवेशन होगा तो क्या होगा? यहाँ से ये आयंस का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि चैनल फॉर्म करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। आयंस का फ्लो नहीं होगा तो ये जो साइटोक्रोम सी है
साइटोक्रोम सी जो है वो आपका यहाँ पे रिलीज नहीं हो पाएगा, और साइटोक्रोम सी अगर रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, साइटोक्रोम सी अगर यहाँ पर रिलीज नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, अभी यहाँ पे APF1 इसका एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा, इसका एक्टिवेशन नहीं होगा, और APF1 का नहीं होगा तो फिर कैस्पेज 9 और 3 का भी नहीं होगा, और इन दोनों का एक्टिवेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अपोप्टोसिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो सिचुएशन है कि अगर बैक्स और बैक इनएक्टिव है तो क्या होगा, लेकिन हमने क्या किया, उन ये जो सेल बी है जिसमें बैक्स और बैक इनएक्टिव है, तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए, अगर आप साइटोक्रोम सी को माइक्रो इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, बैक्स और बैक अगर इनएक्टिव है तो साइटोक्रोम सी का रिलीज नहीं होगा, और साइटोक्रोम सी का रिलीज नहीं होगा तो अपोप्टोसिस भी नहीं होगा। ठीक है, साइटोक्रोम सी अपोप्टोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जरूरी है, ठीक है, रिक्वायर्ड है, लेकिन हमने क्या किया, साइटोक्रोम सी उसमें भी डाल दिया, बैक्स और बैक जिसमें इनएक्टिव है, और यहाँ पे भी सेल ए में भी डाल दिया। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, अब आपको क्या, ये ग्राफ्स दिए हुए हैं, 4 ग्राफ हैं, और यहाँ पे सेल ए है, ये सेल ए के लिए, ये बी के लिए, सब में सेल ए और बी, ए और बी के लिए पूछा है, ए एंड बी, और आपको यहाँ पे क्या पूछा है, परसेंट अपोप्टोसिस, कितना अपोप्टोसिस होगा। ठीक है, अपोप्टोसिस कितना होगा, सेल ए में कितना होगा, बी में कितना होगा, तो साइटोक्रोम सी रिलीज होने से क्या होगा, भले ही सपोज अगर हम बी की बात करें, बैक्स और बैक भले इनएक्टिव है, इनका रोल सिर्फ इतना साइटोक्रोम सी को रिलीज करवाना, तो जनरली अगर अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं अच्छे से तो क्या होगा कंफ्यूजन, कि सेल ए में अपोप्टोसिस ज्यादा होगा क्योंकि बैक्स बैक नॉर्मल है उसमें, और बी में अपोप्टोसिस कम होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे बैक्स बैक नहीं है जो साइटोक्रोम सी के लिए रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसा नहीं है। साइटोक्रोम सी का जो हम माइक्रो इंजेक्शन दे रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, इस माइक्रो इंजेक्शन की वजह से APF1 का एक्टिवेशन तो यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बैक्स और बैक सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो साइटोक्रोम सी के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर साइटोक्रोम सी का हम माइक्रो इंजेक्शन देंगे तो भी अपोप्टोसिस होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, APF1 को एक्टिवेट, और APF1 जो है 9 और 3 को एक्टिवेट करेंगे। तो और सेल ए की बात करें तो यहाँ पे भी हमने माइक्रो इंजेक्शन साइटोक्रोम सी का दिया, तो यहाँ पे भी अपोप्टोसिस होगा, और दोनों में अपोप्टोसिस का जो परसेंटेज है वो सेम ही होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, साइटोक्रोम सी जो APF1 को एक्टिवेट करेगा, और फिर उसके बाद 9 और 3 जो कैस्पेज है वो एक्टिवेट होंगे और सेल डेथ कॉज करेंगे, अपोप्टोसिस कॉज करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपोप्टोसिस का परसेंटेज काफी कम है, जैसे अगर साइटोक्रोम सी का रिलीज हुआ तो अपोप्टोसिस का परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए। डी क्यों नहीं होगा फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे सेल बी में अगर आप देखें तो यहाँ अपोप्टोसिस ज्यादा हो रहा है और यहाँ कम, तो यहाँ कम का रीजन क्या है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और थर्ड जो है, जैसे ए में ज्यादा और बी में कम, तो नॉर्मली कोई ये सोच सकता है कि हाँ बी में क्योंकि बैक्स बैक इनएक्टिव है, तो बैक्स बैक का जो काम है वो ये कर रहा है जो साइटोक्रोम सी हमने माइक्रो इंजेक्ट किया है। ठीक है, तो वो बैक्स और बैक का रोल वो ऑटोमेटिकली प्ले हो गया क्योंकि साइटोक्रोम सी को हमने माइक्रो इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, A protein X is kept in an inactive state in cytosol. प्रोटीन X है और उसको हमने इनएक्टिव स्टेट में रखा है साइटोसोल में, और उसको कॉम्प्लेक्स किया है प्रोटीन Y के साथ। तो हमारे पास एक प्रोटीन है X, ठीक है, और उसको कॉम्प्लेक्स किया है प्रोटीन Y के साथ, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोसोल में प्रेजेंट है, साइटोसोल में प्रेजेंट है। अंडर सर्टन स्ट्रेस स्टिमुलाई, कुछ स्ट्रेस स्टिमुलाई की रिस्पॉन्स में Y गेट्स फॉस्फोराइलेटेड, तो कोई स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ, सपोज स्ट्रेस वाज गिवन, Y का क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया, और फॉस्फोराइलेशन की वजह से अब क्या हुआ, रिजल्टिंग इन इट्स प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन। Y का क्या हुआ, प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन। प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, प्रोटियासोम कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो डिग्रेड करते हैं प्रोटीन्स को। ठीक है, प्रोटियासोमल इस प्रोटीज से डेराइव्ड है, तो ये इस वाई प्रोटीन को क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे क्योंकि इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया। एक्स बिकम फ्री, अब जब इसका प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन हो गया तो एक्स क्या हो जाएगा, अभी एक्स जो है वो अलग हो गया वाई से, क्योंकि इसका वाई का क्या हो गया, प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन, एक्स बिकम्स फ्री, और ये एक्स जो है वो कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसलोकेट्स टू न्यूक्लियस,
एंड रिजल्ट्स इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन, और न्यूक्लियस में जाके क्या करेगा, किसी जीन के ट्रांस एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है, जीन ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा, विच कॉज सेल डेथ, और इस जीन ट्रांसक्रिप्शन की वजह से क्या होगा, इस जीन ट्रांसक्रिप्शन की वजह से सेल डेथ होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया है ये सिचुएशन कि एक प्रोटीन एक्स है, ये एक प्रोटीन एक्स है और ये प्रोटीन वाई है, और ये दोनों क्या है, दे आर कॉम्प्लेक्स, और ये अभी किस फॉर्म में है, सपोज ये इनएक्टिव फॉर्म में है, तो y को इनएक्टिव कैसे रखा जाता है, उसको y से x को इनएक्टिव कैसे रखा जाता है, y से कॉम्प्लेक्स कर दिया, जब तक वो प्रेजेंट है वहां पे वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। अब क्या हुआ कि किसी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में y का फॉस्फोराइलेशन हो गया, y का फॉस्फोराइलेशन हुआ तो क्या हुआ, y के फॉस्फोराइलेशन की वजह से उसका प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन हो गया, y अलग हो गया तो x क्या हो गया, अभी फ्री हो गया, और फ्री हो गया तो ये क्या हो गया, अभी एक्टिव हो गया, ठीक है। और ये न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट होगा, जीन ट्रांसक्रिप्शन, किसी पर्टिकुलर जीन के ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा, जिसके प्रोडक्ट्स जो है वो सेल डेथ को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर कि स्ट्रेस स्टिमुलाई वर गिवन टू फॉलोइंग 4 डिफरेंट केसेस, तो यही जो स्ट्रेस स्टिमुलाई हमने यहाँ पर दिया है वो 4 अलग अलग केसेस में अगर हम दें, 4 डिफरेंट केसेस में कुछ केसेस आपको दिए गए हैं, तो व्हाट विल हैपन, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन Y है और इसमें क्या है, प्रोटीन Y में एक म्यूटेशन हो गया, प्रोटीन Y में म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, अब उसका फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा, ये जो फॉस्फोराइलेशन यहाँ पर हो रहा था, ये जो फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हो रहा था Y का, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर साइट में क्या हो गया, कोई म्यूटेशन हो गया, अब इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फॉस्फोराइलेशन डिग्रेडेशन क्या होगा, अब यहाँ पे इसका डिग्रेडेशन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि फॉस्फोराइलेशन की वजह से उसका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो रहा था, ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या है, केस बी, अच्छा क्वेश्चन पहले आप देखिए क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द अपोप्टोटिक स्टेट ऑफ द सेल्स, इसमें से कौन सा ग्राफ सेल्स के अपोप्टोटिक स्टेट को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, और इन द अबव केसेस, इस 4 केसेस आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है इस तरीके से, यहाँ पे A B C D, तो ये ABCD क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये चारों केसेस हैं जो केसेस आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो इन क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ सेल्स के अपोप्टोटिक स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है इन 4 केसेस में। y एक्सिस पे आपको दिया है परसेंट अपोप्टोटिक सेल्स, परसेंट अपोप्टोटिक सेल्स, कितना अपोप्टोसिस हो रहा है इन चारों केसेस में, सिंपल से वे में आपसे ये पूछा है। चलिए तो पहला केस जैसे हमने देखा कि प्रोटीन जो Y है, अब आप इसमें बता सकते हैं प्रोटीन Y में म्यूटेशन हो गया तो क्या हो रहा है अभी, अब इसी जो हमने डिस्क्रिप्शन, इसका जो डिस्क्रिप्शन अभी देखा उसी में हम इसको समझते हैं कि प्रोटीन Y में क्या हो गया, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, अब इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो डिग्रेडेशन नहीं होगा, और डिग्रेडेशन नहीं होगा तो ये तो X के साथ ही कॉम्प्लेक्स जो इसका प्रेजेंट था वो प्रेजेंट रहेगा, X जो है क्या, जब तक ये इसके साथ प्रेजेंट है वो इनएक्टिव होगा, और इनएक्टिव होगा तो क्या होगा, ये फ्री नहीं होगा और एक्टिवेट नहीं होगा, न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट नहीं होगा, जीन के ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट नहीं करेगा, और जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, उसके प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, सेल डेथ नहीं होगी। तो क्या यहाँ पे अपोप्टोसिस होगा, अगर Y में फॉस्फोराइलेशन साइट में म्यूटेशन हो गया तो नहीं होगा। तो जैसे हम देखें कि A वाला जो है, अगर इसमें देखें हम चारों ग्राफ्स में से, लेट मी एनलार्ज दिस A, अगर हम सिर्फ एक केस की बात करते हैं, पहला जो केस हमने डिस्कस किया है A, तो क्या उसमें अपोप्टोसिस होगा, हमने देखा नहीं, अपोप्टोसिस जो परसेंट अपोप्टोसिस है वो कम होगा। तो अगर आप इनमें से देखें तो इसमें है, ठीक है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, यहाँ तो ज्यादा दिखा रहा है तो ये तो नहीं होगा, दिस वन इज रॉन्ग, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे केस डी की हम बात करते हैं, cells are treated with ZVAD-FMK, a broad spectrum caspase inhibitor, एक कैस्पेज इनहिबिटर को हमने लिया और सेल्स को उससे ट्रीट किया, ठीक है। तो कैस्पेजेस क्या होते हैं, ये अपोप्टोसिस को प्रमोट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, ये प्रमोट करते हैं, ये तो प्रोटीएजेस हैं, ये प्रमोट करेंगे। तो हमने क्या लिया, एक कैस्पेज इनहिबिटर को ले लिया,
और ये कैस्पेज इनहिबिटर जो है उससे हमने ट्रीट किया सेल्स को, तो उन सेल्स में आपको बताना है कि आपका प्रोसेस कैसा होगा। जैसे कि आप देखें डी वाला केस, ये डी है, तो डी अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोसेस का परसेंटेज कम है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर कैस्पेज नहीं रहेगा तो आपका प्रोसेस कैसे होगा। यहाँ पे भी ज्यादा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी ज्यादा है, ये भी नहीं होगा, तो केस डी के बेसिस पे तो फिर सिंपली सॉल्व हो गया कि फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है, कि परसेंट अपोप्टोसिस जो है वो डी के केस में कम होगा, क्योंकि कैस्पेज इनहिबिटर को हमने यूज किया है, और कैस्पेज इनहिबिटर नहीं है तो अपोप्टोसिस विल नॉट हैपन। सो दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को आप लीजिए, और पहले आपको सारी चीजें पढ़नी होंगी कि सी एलिगेंस में कैसा होता है, मैमल्स में कैसा होता है, सी एलिगेंस में कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, कौन से प्रोटीजेस इन्वॉल्व हैं, मैमल्स में कौन कौन से पाथवेज हैं, कौन से कैस्पेजेस हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, all the anti-apoptotic, pro-apoptotic proteins, and then you solve all these questions. Okay, so I hope this video will help you. Thanks for watching.